वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। इस वीडियो में हम लोग ARO 2023 के लिए रीजनिंग के एक प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सा विकल्प प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। देखिए श्रृंखला में जो संख्याएं दी गई है 4, 11, 30, 67 और 128 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया है। आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए इसमें पैटर्न क्या चल रहा है। अगर हम लोग पैटर्न देखेंगे तो 4 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का कोई पैटर्न अभी नहीं दिख रहा है ना, प्रत्यक्ष रूप से। स्क्वायर और क्यूब भी नहीं दिख रहा, तो हम लोग डिफरेंस निकालते हैं। यहाँ पे देखिए 7 का अंतर है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 19 का अंतर है, यहाँ पर अगर डिफरेंस देखा जाए तो 37 का अंतर है और यहाँ पर अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो 61 का अंतर है। यहाँ का डिफरेंस हम नहीं निकाल सकते। अब देखिए डबल डिफरेंस देखते हैं। यहाँ पर डबल डिफरेंस 12 का हो गया है ना। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 18 का डिफरेंस मिलेगा। यहाँ पर आपको डिफरेंस पता चलेगा 24 का। तो आपको पैटर्न मिल गया। यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पर देखिए डबल डिफरेंस चल रहा है। ये 6 का मल्टीपल है, 12, 18, 24, तो यहाँ पर 30 का डिफरेंस आएगा। अगर 61 में 30 जोड़ा जाए तो आपको 91 मिलेगा, है ना। और 91 को 128 में जब जोड़ेंगे तो 128 और 91 इनको आपस में जोड़ने पर आपको मिलेगा 219। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 219, विकल्प डी। ठीक, ये पहला प्रश्न था। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया, 5 बच्चे PQRST एक वृत्ताकार आकार में बैठे हुए हैं। P का मुंह दक्षिण पश्चिम में, T का मुंह दक्षिण पूर्व में है, Q और T क्रमशः P और S के दाएं विपरीत दिशा में बैठे हुए, R और S और Q के बीच समान दूरी पर बैठे। R का मुंह किस दिशा में। देखिए जब कभी भी बोला जाएगा कि मुंह इस दिशा में तो व्यक्ति बैठेगा जस्ट उसके विपरीत दिशा। जैसे अगर बोला जाए ना कि हमारा मुंह उत्तर दिशा में, मतलब मुंह उत्तर में, इसका मतलब हम फिर मतलब बैठे दक्षिण में और मुंह उत्तर की ओर किए। तो यहाँ पे इसको बनाते हैं। देखिए यहाँ पे मान लीजिएगा एक सर्कल है, ठीक, ये एक सर्कल है ना। इस सर्कल में हम उन बच्चों को बैठाने की कोशिश करते हैं। देखिए दिया क्या है कि जो P का मुंह है दक्षिण पश्चिम में। देखिए अगर यहाँ पे हम दिशा की बात करें, ये नॉर्थ, ये साउथ, मतलब उत्तर दक्षिण, यहाँ पर पूरब और यहाँ पर पश्चिम, है ना। अब दक्षिण पश्चिम में मुंह होने का मतलब देखिए दक्षिण पश्चिम यहाँ पर है, तो जो बैठेगा लड़का बैठेगा यहाँ पर, है ना, तो इस डायरेक्शन में बैठेगा। तो जो इसमें बोला जा रहा है कि मान के चलेगा कौन, किसको बताया जा रहा है, P का मुंह, है ना। देखिए ये नॉर्थ यहाँ पे हम मान लेते हैं, है ना, और यहाँ पर साउथ हो गया, यहाँ पर ईस्ट हो गया और यहाँ पर वेस्ट हो गया। तो जो P बैठेगा, P का मुंह दक्षिण पश्चिम, मतलब P यहाँ पर कहीं बैठेगा। ठीक, इसके बाद देखिए S का मुंह दक्षिण पूर्व में। दक्षिण पूर्व कहने का मतलब है देखिए S का मुंह इधर है ना, मुंह इधर है, इसका मतलब S बैठेगा यहाँ। तो S यहाँ पर कहीं बैठा हुआ है, मान लेते हैं यस यहाँ पर बैठा हुआ है। ठीक, यस को हमने बैठा दिया। जो Q और T है क्रमशः P और S के दाएं के विपरीत बैठा। देखिए P का दाया इधर होगा, है ना, इसके विपरीत ये रहा, मतलब ये दायां रहा तो इसके विपरीत बैठा है, मतलब P जो बैठे, देखिए यहाँ पे जो Q बैठा है, Q मान लीजिए यहाँ पर नीचे बैठा हुआ है। ठीक, और इसी तरीके से जो T बैठा है S का ये विपरीत है, तो यहाँ पर T बैठा होगा। अब इसके बाद अगला पैटर्न क्या दिया, देखिए अगला पॉइंट क्या दे रखा है। अगला ये दिया कि R जो है ये S और Q के बीच में समान दूरी पे। देखिए S यहाँ रहा, Q यहाँ रहा, R यहीं पर कहीं बीच में होगा, है ना, R यहीं पर होगा। अब पूछा जा रहा है कि R का मुंह किस दिशा में। देखिए अगर हम देखेंगे तो R का मुंह हल्का सा इधर क्रॉस दिशा में, है ना। इसका मतलब देखिए अगर आप यहाँ पे सेट करते, इसको बनाते, तो आपका उत्तर होता नॉर्थ ईस्ट, है ना। लेकिन इसमें ऐसा दिया नहीं है और ये ईस्ट के ज्यादा पास दिख रहा है, मतलब ये पश्चिम के ज्यादा पास दिख रहा है, तो इसका जो मुंह माना जाएगा वो पूरब की ओर माना जाएगा, ईस्ट। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 3 दिया है, यदि घड़ी का समय 3:14 हो रहा है तो जल प्रतिबिंब क्या होगा। देखिए जब कभी भी वाटर इमेज निकालना होता है तो दिए गए समय को 18:90 से माइनस करते हैं। अगर 18:90 से नहीं माइनस करने, और सॉरी माफ कीजिएगा मैं 18:90 लिख रहा हूँ, 17:90 से माइनस करते। अगर 17:90 से माइनस नहीं करने तो इसको आप 18:30 से माइनस करते। देखिए 17:90 और 18:30 का मतलब क्या है, जब मिनट का दायरा 30 से आगे का दिया रहेगा तब आप 17:90 से घटाएंगे, और अगर मिनट का दायरा 30 से कम रहेगा तो 18:30 से घटाएंगे। यहाँ पर घड़ी का समय 3:14 है, मतलब 30 से कम है, तो आप घटाएंगे 18:30। 18:30 से घटाने पर आप घटाएंगे 3:14 को, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 16 मिनट और यहाँ पर बच जाएगा 15, है ना। देखिए यहाँ पे जब 15:16 आ रहा है, 15:16 कहने का मतलब है 3:16, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो इसमें सही उत्तर बन जाएगा 3:16। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी आप वाटर इमेज को सॉल्व करेंगे तो उसमें जैसे अगर ये 3:16 उत्तर में नहीं होता तो आप 2:16 का टिक करते, है ना। ऐसा क्यों किया जाता, वाटर इमेज जो होता है ना ये कभी एग्जैक्ट नहीं आता, ये अप्रॉक्सीमेट होता है।
तो इसलिए अगर आंसर मैच किया तो ठीक है, नहीं मैच करेगा तो 1 घंटा आप कम या ज़्यादा कर मतलब कम करके टिक किया जाता है। यहाँ पे 3:16 आ रहा है, अगर ये विकल्प में नहीं होता तो आप 2:16 को उत्तर मानते। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 4। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि 2 कथन दिए हैं और उनसे संबंधित कुछ मतलब निष्कर्ष दिए गए, आपको सही निर्णय लेना है। देखिए यहाँ पे देखते हैं इसको इंग्लिश वर्जन से, वेन डायग्राम बनाना आसान होगा। ऑल मेन आर एम्प्लॉयड, जितने भी मेल हैं मतलब मेन है सब क्या है, सब एम्प्लॉयड है, सभी मेन एम्प्लॉयड है। आगे क्या बोला जा रहा है कि नो एम्प्लॉयज आर स्टूडेंट, कोई भी एम्प्लॉय ऐसा नहीं कि जो स्टूडेंट है। अब कंक्लूजन क्या बोला जा रहा है, देखिए नो मेन आर एम्प्लॉयड, अब देखिए मेन तो सभी एम्प्लॉयड है तो ये कंक्लूजन गलत हो जाएगा। आगे है नो मेन आर स्टूडेंट, देखिए जो एम्प्लॉयड है ना ये स्टूडेंट के घर नहीं जाएगा, इसके दायरे में नहीं जाएगा, तो मेन इसके अंदर है तो ये भी नहीं आ पाएगा, तो दूसरा कंक्लूजन सही होगा। इसमें सही उत्तर हो जाएगा केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, विकल्प बी। अगला प्रश्न, एक फोटो में एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक औरत ने कहा, उसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं, वह औरत उस आदमी से कैसे संबंधित है। देखिए जब कभी भी ब्लड रिलेशन का ये पॉइंटिंग फॉर्म का क्वेश्चन आएगा तो जो कहेगा उसको ना आप खुद को एज्यूम कर लेना। देखिए व्यक्ति को इशारा करके औरत कह रही, देखिए अब आप मान लीजिएगा कि आप यहाँ पर औरत है, आप क्या बोल रहे हैं, देखिए आप बोल रहे हैं उसके भाई, मतलब उसके भाई के पिता, देखिए जो आदमी है उसका भाई है के पिता, मेरे दादा मतलब मेरे भी पिता हो जाएंगे, है ना, के इकलौते पुत्र हैं। समझिएगा बात को, समझिएगा क्या बोल रहे हो आप। जैसे मान लीजिए आप खुद को मान रहे हो महिला, आप बोल रहे हो कि उसके भाई, मतलब एक आदमी को आप दिखा रहे हो और बोल रहे हैं कि उसका भाई है के पिता, है ना, मेरे दादा के इकलौते पुत्र है। बात समझ में आ रही है ना, मेरे दादा मतलब मेरे दादा के इकलौता पुत्र कौन होगा, मेरे पिता हो जाएंगे, है ना। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वह औरत उस आदमी से कैसे संबंधित है। देखिए ये आदमी का पिता है और आपका भी पिता है, तो सीधी सी बात है कि वो औरत क्या हो जाएगी, उसके लिए बहन हो जाएगी और वो आदमी उसका भाई हो जाएगा, तो विकल्प डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर दिया है, एक परीक्षा में 34% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होते हैं गणित में, है ना, और 42% अंग्रेजी में, है ना। आप दोनों विषय में कितने अनुत्तीर्ण होते हैं, 20%। आपको बताना है कि दोनों विषय में कितने छात्र मतलब कितने परसेंट विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। जब कभी भी आपको वेन डायग्राम बनाना है, आप वेन डायग्राम हमेशा कॉमन टर्म का बनाएंगे। कॉमन टर्म मतलब जैसे देखिए यहाँ पर दिया 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होते हैं ना, तो आप अनुत्तीर्ण का वेन डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पर देखिए मैथ है, मैथ का ये सर्कल है, ठीक, यहाँ पर ये एक सर्कल है इंग्लिश का, ठीक, यहाँ पर मैथ और इंग्लिश का सर्कल बन गया। अब बोला क्या जा रहा है कि जो 34% विद्यार्थी ये अंग्रेजी में फेल होते हैं, नहीं पता है ना, मतलब यहाँ पे 34 लिखेंगे तो सर्कल आ जाएगा, तो बीच में पहले कॉमन लिख लीजिए, 20% दोनों में फेल हो गए, ठीक। अब इसके बाद देखिएगा 34% किस में जा रहे हैं, गणित में जा रहे हैं। जब गणित में जा रहे हैं तो 20 तो पहले ही आ चुका है, 14 यहाँ पर और आ जाएगा, ठीक। इसके बाद 42% ऐसे हैं जो अंग्रेजी में जा रहे हैं, 20 पहले आ गया तो यहाँ पे बचेगा 22%। अब इन सबको जोड़ देंगे, यहाँ पे सबको जोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा 56%। 56% लोग फेल हुए, तो पास कितने हो जाएंगे, टोटल 100% होंगे, तो 56 से माइनस करेंगे, 44% विद्यार्थी पास होंगे, विकल्प ए। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 7 दिया है कि एक परीक्षा में 70% अभ्यर्थी अंग्रेजी में पास हो रहे हैं, है ना, 80% मैथ में पास हो रहे हैं, अब दोनों विषय में 10% फेल हो रहे हैं। देखिए जस्ट मैंने पीछे आपको बताया कि वेन डायग्राम आप जब भी बनाएंगे जो कॉमन टर्म होगा, देखिए दोनों विषय में फेल हो रहे हैं तो यहाँ पे वेन डायग्राम बनेगा फेल का। देखिए यहाँ पे हमने फेल का वेन डायग्राम बनाया, देखिए ये मैथ इंग्लिश पहले है, फिर दूसरे पे मैथ है, 10% दोनों में फेल हो रहे हैं, ठीक है, ये फेल का डायग्राम है, 10% दोनों में फेल हो रहे हैं। अब देखिए अंग्रेजी में ना 70% पास हो रहे हैं, तो फेल कितना होंगे, 30%, तो 10 यहाँ पे आ चुका है, तो 20% अंग्रेजी में यहाँ पर आ गया। मैथ में 80% पास हुए तो फेल कितने होंगे, 20%, है ना। अब यहाँ पर 10 आ चुका है तो 10 ही आ गया। देखिए 10, 10, 20 और 40% ऐसे लोग हैं जो फेल हो जा रहे हैं, तो पास कितने लोग होंगे, 60% लोग पास होंगे। 60% का दायरा कितना दे रखा है, 144 उम्मीदवार हैं जो पास होते हैं, तो 144, ये 60% की वैल्यू 144 है, तो आपको बताना है कि कुल उम्मीदवार कितने थे। आराम से आप कर लेंगे, देखिए 100% टोटल होंगे, आप लिखेंगे 144 गुणे 60 और सॉरी भाग गुणे 100 और बटे 60। इसको जब हल करेंगे यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, इसको काटेंगे तो 48, 48 पंचे 240, तो सभी उम्मीदवार थे 240, विकल्प सी इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 8। 8वें में क्या दिया है कि एक कथन के बाद 2 धारणाएं 1 और 2 दी गई हैं, तय करें कि दी गई धारणा में कौन सा कथन निहित है। ट्रेन सुबह 8 बजे की, हमें 7 बजे घर से निकलना चाहिए, पिता ने परिवार को निर्देश देते हुए कहा। यह कथन है, इसकी धारणा क्या है, ट्रेन स्टेशन पर जल्दी पहुंच सकती है। तो देखिए इससे मतलब इस कथन के अनुसार इस धारणा से कोई लेना देना नहीं है, ट्रेन जल्दी आएगी,
हो सकता है आए, हो सकता है ना आए, तो ये कोई प्रबल धारणा नहीं है। दूसरा, परिवार को रेलवे स्टेशन पहुंचने में औसतन 1 घंटे का समय लगता है, ये भी कोई प्रबल धारणा नहीं है, हो सकता है उन्हें और भी कोई काम हो, है ना, तो यहाँ पर ये भी फॉलो नहीं करेगा, तो इसमें कोई भी धारणा निहित नहीं है, न तो 1 और न ही 2। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 9। एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं। यदि सिरों की संख्या पैरों की संख्या का अनुपात 12:35 है तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। यदि केवल सिरों की संख्या 96, देखिए एक चीज समझिएगा, ये 12 और 35 ये रेशियो दिया है ना। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो 12 है ना ये सिरों की संख्या, तो यहाँ पे 12 की वैल्यू दे रखा है कितना, 96, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू आ जाएगी 8। देखिए यहाँ से क्लियर हो रहा है कि जो हेड है मतलब जो सिरों की संख्या है, हेड की संख्या कितनी है 96, और जो पैर है मतलब पैरों की संख्या है ना, यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे जो लेग्स है या फिर आप फिट बोल लीजिए, है ना, जो पैरों की संख्या है, पैरों की संख्या हो जाएगी कितने, यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे 35 में तो आपको पता चलेगा 240। ठीक, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए एक जानवर के पास एक सिर होगा और एक जानवर के पास पैर की संख्या अलग अलग हो जाएगी। देखिए हम मानते हैं x + y, यहाँ पे सिरों की संख्या है 96। अब मान लेते हैं मुर्गी के पास 2 पैर है और गाय के पास 4 पैर। अब इसको देखेंगे तो 280 यहाँ पे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको x की वैल्यू मिलेगी 52, 56 और y की वैल्यू मिलेगी 44। तो इसको आप कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं, इसका बिल्कुल सही उत्तर आएगा 56। तो उस व्यक्ति के पास जो मतलब मुर्गियों की संख्या वो 56 है ना। या तो हो सकता है ये अप डाउन है, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है, इसमें चीज़ें अप डाउन भी आ सकती है ना। अगर इसको इस हिसाब रुके थोड़ा सा अगर यहाँ पर कैलकुलेशन किया जाए तो फिर क्या स्टेटस बनेगा, ओके, यहाँ पर अगर इसको देखेंगे तो कट जाएगा 192, 88, है ना, ये ट्रायंगल का है बन रहा है ना। यहाँ पर 88 बचेगा, 44, है ना, यहाँ पे 52 इसका उत्तर आएगा, 52 और 44। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 52 और 44 आएगा, आप इसको कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 10। 10 में क्या दे रखे, 10 में यहाँ पर ये दिया है कि एक निश्चित कूट भाषा में सम्राट को ऐसे लिखा जाता है, तो आपको बताना है विंडो को कैसे लिखा जाएगा। देखिए सम्राट की बात करेंगे तो प्लेस वैल्यू लिखते हैं, एस की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 18, ए की प्लेस वैल्यू 1, एम की प्लेस वैल्यू 13, आर की प्लेस वैल्यू 19, एस की प्लेस वैल्यू होती है 19, 18 नहीं होती, माफ कीजिएगा, एस की प्लेस वैल्यू है 19, ये 19 है ना, ए की प्लेस वैल्यू है 1, एम की प्लेस वैल्यू 13, आर का 18, ए का 1 और टी का 20, है ना। यहाँ से कोई रिलेशन दिख रहा है, अभी तक नहीं दिख रहा है। इसका ना अपोजिट लेते हैं, मतलब रिवर्स प्लेस वैल्यू। तो रिवर्स प्लेस वैल्यू के लिए 27 से माइनस करते हैं। अगर 27 से माइनस करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा, देखिए 8, यहाँ पर 26, ठीक, फिर यहाँ पर मिलेगा 14, यहाँ पर 9, 26 और 7। अब यहाँ से क्या पैटर्न बन सकते हैं, देखिए अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको 88 लिखा हुआ दिख रहा है ना, देखिए 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 8, 8, 5, 9, 8, 7। अभी पैटर्न मैच नहीं कर रहा है, देखिए 88, ठीक है, देखिए यहाँ पे ये चल रहा है, 8 को यहाँ रखा गया, 8 को यहाँ रखा गया 88, 9 को यहाँ रखा गया, 5 को यहाँ रखा गया, 7 को यहाँ रखा गया, 8 को यहाँ रखा गया। वाव, गजब, एकदम वाव क्वेश्चन है ना, दिमाग खुश कर देगा। देखिए यहाँ पे किया क्या गया, पहले ना रिवर्स प्लेस वैल्यू लिया गया, रिवर्स प्लेस वैल्यू, फिर उसका सम किया गया और सम को ना क्रॉस रखा गया। तो इस तरीके से अगर हम विंडो के कोड को निकालेंगे, देखिए विंडो में W की प्लेस वैल्यू 23 होती तो रिवर्स में लेंगे 4, I की प्लेस वैल्यू 9 होती तो रिवर्स लिखेंगे 18, N की प्लेस वैल्यू 14 होती तो रिवर्स लिखेंगे 13, है ना, D की प्लेस वैल्यू 4 है तो रिवर्स में लिखेंगे 23, O की प्लेस वैल्यू है 15 तो रिवर्स में लिखेंगे 12 और W के लिए कितना लिखेंगे 4। ठीक, अब इसको जोड़ेंगे, देखिए 4, 9, 4, 5, 3 और 4। अब इसको क्रॉस में सेट करेंगे, देखिए यहाँ पे 94 है ना, यहाँ पर 54 है ना, और यहाँ पर 343 है ना। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 94, 54, 43। गजब का क्वेश्चन, एकदम वाव क्वेश्चन है, दिमाग खुश कर देगा, है ना। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। अब आते हैं अगले प्रश्न पर, देखिए नेक्स्ट। अब यहाँ पर क्या दे रखा है कि ये 4 समूह दिया गया, इसमें से 3 एक प्रकार से समान है और एक अलग है। देखिए वृत्त और चाप, जब वृत्त बनाएंगे तो चाप इसके अंदर आएगा। ठीक, टीवी स्क्रीन, टीवी में स्क्रीन होता है, पुस्तक में कवर रहता है ना, लैपटॉप और चार्जर। अब ऐसा नहीं कि आप लैपटॉप में के अंदर चार्जर मिलेगा, वो तो बाहर रहता है, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर विकल्प डी होगा। प्रश्न संख्या 12 में क्या दिया, एक्स तथा वाई क्या है, ये भाई है ना। देखिए एक्स और वाई ये दोनों भाई हैं, एक दूसरे के भाई हैं, तो इनको डिब्बे में रख लेते हैं, है ना। अब आगे क्या बोला जा रहा है, वाई का पिता आर है, वाई का पिता आर है ना, मतलब फादर है ना। जो टी है, टी का भाई एस है ना, और
एस जो है ये एक्स का मामा है। देखिए एक्स का मामा है मतलब यहाँ पे देखिए टी हो गया है ना, और यहाँ पर एक्स हो गया। ठीक, ये एक्स इसका मामा है तो इसको मेल बना लेते हैं। अब पूछा है कि आर का टी के साथ क्या संबंध होगा। देखिए आर क्या हो जाएगा, आर इसके लिए हस्बैंड हो जाएगा, तो इसमें पति हो जाएगा। विकल्प बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 में क्या बताना है आपको, मिसिंग नंबर बताना है। देखिए 4, 2 और 1 से 21 बना है, 5, 3 और 8 से 98 बना है, 6, 7 और 3 से क्या बनेगा, 4 चौका 16, 2 दूना 4 और 1 1 का 1 है ना, स्क्वायर करके जोड़ा गया। यहाँ पे देखिए 25, 9, 25, 9 34, 34 और 64 ये भी स्क्वायर करके जोड़ा गया। तो इसी तरीके से 6 6 का 36, 7 7 49 और 3 3 का 9। ठीक, 9 9 18, 8 से 14 यूनिट डिजिट 4 है, तो विकल्प ए इसका बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 14, इसमें आपको क्या बताना है, इसमें आपको त्रिभुजों की संख्या बताना है। देखिए अब त्रिभुजों की संख्या निकालना है तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। आप इसमें देखिए अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये इस वर्ग को देखेगा, वर्ग को अगर देखेंगे तो वर्ग यहाँ पर बटा है 1 2 3 4 5 6 भागों में बटा है, तो इसमें 12 त्रिभुज हो जाएंगे है ना। इसके बाद इस आकृति को देखना, यहाँ पर ये जो बना है देखिए 3 त्रिभुज यहाँ पर मिलेंगे, ऐसे 3 आपको यहाँ पर मिलेंगे है ना, 6 हो गया, 3 यहाँ पर मिलेंगे 9 होंगे और 3 यहाँ पर मिलेंगे 12, तो 12 इसमें एक्स्ट्रा और मिल गया। अब इसके बाद देखिए नया त्रिभुज कहाँ पर बन रहा है, जब सबको एक साथ मिक्स करेंगे ना तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर ये एक त्रिभुज अलग दिखेगा, ये दूसरा दिखेगा, 2 हो गया, यहाँ पर तीसरा और यहाँ पर चौथा, 4 त्रिभुज हो गया। इसके बाद 2 आपको ये बड़ा वाला त्रिभुज दिखेगा, देखिए 4 तो यहाँ से मिल चुका है ना। इसके बाद एक ये पूरा ये बड़ा वाला 1 और 1 यहाँ पर 2 है ना, तो इसमें 6 एक्स्ट्रा लिखेंगे, तो 24 और 36 इसमें सही उत्तर होगा 30। यहाँ पे विकल्प में त्रुटि है ना, इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 30। ठीक, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 15, एक आदमी की तस्वीर की ओर संकेत करते हुए संजय ने कहा, इसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है और मेरी न तो कोई भाभी और न ही कोई बहन है, तो यह तस्वीर संजय के किस संबंधी की है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करना है ना, और इस प्रकार के वीडियोस आपको लगातार मिलते रहेंगे। बस इसके लिए आपको क्या करना है, सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।